हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चंस में अधिकतर ये दिया जाता है। काफी चांसेस होते हैं इसके एग्जाम में आने के। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे, उम्मीद है शायद आपने उन्हें वॉच कर लिया होगा। तो आज का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, आइए। इसके लिए मैं एक ट्राइंगल कंसीडर करके चल रहा हूं। सपोज ट्राइंगल का नाम है यहां पे ए बी सी। ठीक है, मैंने लास्ट टू लास्ट टर्न पे आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का एक्सप्लेनेशन दिया था कि इसका मतलब क्या होता है। उम्मीद है शायद आपको वो बात समझ में आ गई होगी। आज हम वो रिजल्ट डेराइव करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं कैसे वो रिजल्ट आया। तो ये तो एक मेन फिगर है, ट्राइंगल में एप्लीकेबल होती है। मैंने आपसे कहा था कि अगर एक लाइन या लाइन सेगमेंट हमें ट्राइंगल की किसी भी साइड के पैरेलल दे रखी है, सपोज ये पॉइंट डी है, सपोज ये पॉइंट ई है, तो मेरे कहने का मतलब है कि डीई अगर बीसी के पैरेलल है, मैं रिकॉल कर रहा हूं थ्योरम क्या थी, ठीक है, एक मिनट के लिए। इफ डी इज पैरेलल टू बीसी, ये गिवन है आपको, तो हमने ये बताया था बीपीटी आपसे ये कहती है, यानी थेल्स थ्योरम आपसे ये कहती है कि इन दोनों साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। यानी इफ डी इज पैरेलल टू बीसी, है ना, देन दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट, डी ने ए बी के दो टुकड़े किए एडी और बीडी, ई ने एसी के दो टुकड़े किए एई और सीई, तो इन दोनों पार्ट्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। यानी आई वांट टू से कि if D is parallel to BC, then AD upon BD will be equal to AE upon CE। ये मेन पार्ट था, इसको आज प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा बेटे, हम प्रूविंग का ज्योमेट्री में जो भी प्रूफ क्वेश्चन करते हैं प्रूविंग का, उसके स्टेप्स होते हैं। अधिकतर बच्चों की बहुत कंफ्यूजिंग बात होती है, बहुत ही प्रॉब्लम में रहते हैं कि करके तो हम बहुत कुछ आते हैं, नंबर इतने अच्छे नहीं आते। उसकी वजह यह है स्टेप्स, स्टेप प्रॉपर लिखने नहीं आते बच्चों को। तो मैं वो स्टेप्स आपको बताना चाहूंगा कि वो स्टेप्स होते क्या है। ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन प्रूविंग का अगर हम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होती है फिगर। आपको क्वेश्चन पेपर में फिगर दे रखी है या नहीं दे रखी है, अगर फिगर बन सकती है तो ड्रॉ द फिगर। दूसरा स्टेप, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन वाली बात लिखी जाती है। तो बेटे हमें यहां गिवन है कि डीई बीसी के पैरेलल है। ऐसी मजाक वाली बातें नहीं लिखी जाती। स्टूडेंट्स लिख देते हैं सर एबीसी इज ए ट्राइंगल। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, तुमने क्या कह दिया भाई, काम की बात। डीई बीसी के पैरेलल, तो वी विल राइट हियर डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये गिवन हो गया। तीसरा स्टेप, पहला स्टेप फिगर हो गई, दूसरा स्टेप गिवन हो गया, तीसरा स्टेप टू प्रूव। हम साबित क्या करना चाहते हैं, तो इसमें हमें 3 बातें प्रूफ करनी है बेटा, एक मेन पार्ट और 2 कॉरोलरी जो मैंने आपको बताई थी। अगेन आई एम टेलिंग, हमें यहां प्रूफ करना है एडी अपॉन बीडी इक्वल्स टू एई अपॉन सीई। ठीक है, दूसरी बात, मैंने आपसे ये कहा था ये वाला पार्ट अपॉन पूरा भी ले सकते हैं, शायद आपको याद होगा एज पर माय फर्स्ट वीडियो, एडी अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू एई अपॉन ए सी। ठीक है, यानी दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट। और तीसरी बात ये थी
जरूरी नहीं है हम ये लेके चले, हम ये छोटा पार्ट भी ले सकते हैं, यानी बी डी अपॉन ए बी। कैन यू गैस अगला क्या होगा? सीई अपॉन ए सी। ये तीन बात हमें प्रूफ करनी है, जिसमें ये तो है मेन पार्ट और ये दोनों हैं कॉरोलरी, लेकिन है ये इसी का पार्ट। अगर एग्जाम में आती है ये प्रूफ करने के लिए थ्योरम, तो आप तीनों को कर दीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना? ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप कंस्ट्रक्शन, शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं CONS डॉट। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन अधिकतर हर फिगर में नहीं होता, किसी में होता है किसी में नहीं होता, इसमें होगा। कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन से किया जाता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के तौर पे मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। बेटे हमें डी पॉइंट से AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी होगी लाइक दिस। ठीक है, सपोज दिस पॉइंट इज L और E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी होगी AB के ऊपर। ठीक है ना, E पॉइंट से AB के ऊपर परपेंडिकुलर, तो वो शायद ऐसे ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, सपोज इट इज M। साथ ही साथ CD को ज्वाइन करना होगा और BE को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर ने आधे से ज्यादा तो कंस्ट्रक्शन ही कर दी है। अरे भाई थ्योरम ही ऐसी है, मैं क्या कर सकता हूं। हाँ, तो इस बात को हम यहां मेंशन करेंगे कि ज्वाइन CD और BE, हमारी इंग्लिश उस हिसाब से होनी चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं। CD को ज्वाइन किया और BE को ज्वाइन किया, तो वी विल राइट हियर ज्वाइन CD एंड BE। साथ ही साथ हमने परपेंडिकुलर भी बनाए हैं। परपेंडिकुलर के लिए हम लोग ज्वाइन नहीं लिख सकते, उसके लिए ड्रॉ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, इसको A और B में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें आप इसको ऐसे कह सकते हो, ड्रॉ EM, परपेंडिकुलर का साइन होता है शायद आपको पता होगा, परपेंडिकुलर टू AB, और DL परपेंडिकुलर टू AC। DL परपेंडिकुलर टू AC। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। और मेन पार्ट आता है हमारा सबसे आखिरी पार्ट, और वो है प्रूफ, कि आखिरकार हम इन बातों को कैसे साबित करें। PROOF, मैं आपको PROVE में और PROOF में फर्क समझा दूं। PROVE का मतलब होता है टू प्रूफ, का मतलब होता है हम साबित क्या करना चाहते हैं, टू प्रूव क्या साबित करना चाहते हैं। PROOF का मतलब होता है कैसे साबित करें, सॉल्यूशन। तो साबित करने का तरीका, दैट इज कॉल्ड PROOF, प्रूफ। क्या साबित करना है, दैट इज टू प्रूव। ठीक है, तो ये 5 स्टेप अगर हम पूरे तरीके से मेंशन करेंगे तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे 100%। तो आप आज की बात ये बात याद रखिएगा कि ज्योमेट्री में अगर कोई प्रूविंग का क्वेश्चन आए तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ये 5 स्टेप पे फुल मार्क्स यू विल गेट। अपनी हर बात का रीजन दिया करो कि हमने ऐसा किया तो क्यों किया। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा तो शायद मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी। कोशिश करा करें रीजन दें। ठीक है, थोड़ी स्पेस की कमी है तो आई वुड लाइक टू रब दिस, और प्रूफ मैं इनिशिएट करूंगा यहां से। ठीक है ना, जस्ट आइए। चलिए, तो यहां से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इसका प्रूफ, जो कि वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार। देखो आप आ जाओ। देखो भाई, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो बातें हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट की हैं, बनाई हैं, उनको लिख लेते हैं, कुछ ना कुछ काम आ ही जाएंगी। देखो कैसे,
इन गिवन फिगर जो बातें गिवन की जाती हैं या कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसको अगर लिख लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, जनरल इंफॉर्मेशन है और क्या है, कुछ नहीं। देखो हमने इसमें क्या कंस्ट्रक्शन किया था कि ईएम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के और डीएल जो है ये परपेंडिकुलर है ए सी के। लिख लेते हैं, काम आई जाएगी कहीं ना कहीं। ईएम परपेंडिकुलर है ए बी के और डीएल परपेंडिकुलर है एसी के। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था रीजन देना सीखो, इसका रीजन दिया जाएगा। क्यों, क्या रीजन देंगे? बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया था। ऐसा ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन किया था। तो अपनी कोशिश करो रीजन देने का। तो वी विल राइट हियर बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ओके। अब जरा थोड़ी सी मेरी बात पे ध्यान दो। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस अटेंड की हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये प्रूफ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, प्लीज। मुझे ट्राइंगल को ऐसे कवर करना है। ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, ट्राइंगल एबीई। ऐसे देखो, हाथ चलाया करो, हाथ हाथ से होता है काम। ये ट्राइंगल, ये देखो एबीई, इसको टू पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं मैं। ट्राइंगल एडीई और ट्राइंगल बीडीई। बेटा अगर ट्राइंगल एडीई का एरिया और ट्राइंगल बीडीई का एरिया एरिया प्लस कर दिया जाए तो एबीई आएगा या नहीं आएगा? हालांकि मुझे एरिया से मतलब नहीं है इतना, बट एक बात कह रहा हूं, अगर इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया, हाथ चलाया करो, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये पूरा ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा? तो मैं ऐसे चल रहा हूं, ये मानो। और मैं इसमें क्या करने वाला हूं, मैं सबसे पहले निकालूंगा एडीई ट्राइंगल का एरिया इसका। नाउ वी हैव, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। प्रूफ की अगर बात ध्यान हो कि हमें क्या चीज प्रूफ करनी थी, मुझे लाना था एडी अपॉन बीडी। थोड़ा लॉजिक लगा के चला करो, तुमको एडी अपॉन बीडी लाना है ना, तो बेस में लेके चलूंगा ट्राइंगल एडीई में। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस में लेके चलूंगा एडी। क्योंकि आंसर में मैं आंसर लिख देता हूं, लो आपका यहां पे, मुझे लाना है आंसर में एडी अपॉन बीडी इक्वल्स टू एई अपॉन सीई, ये लाना है। तो एडी अपॉन बीडी, मैं एलएचएस लेके चल रहा हूं, पहले एलएचएस लाने की कोशिश। मैं ट्राइंगल को ऐसे लेके चलूंगा बेस, तो ट्राइंगल एडीई में ऐसे कवर करना है, एडीई और बीडीई में, ठीक है। और मैं इसका बेस लेके चल रहा हूं एडी, क्योंकि मुझे ऐसे जाना है, एलएचएस के अकॉर्डिंग एडी और बीडी लाना है मुझे, तो ऐसे चल रहा हूं मैं। समझ जाओगे, ध्यान दो। तो बेटा ट्राइंगल एडीई में अगर मैं एडी को बेस मानता हूं तो एज पर द कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड बाय मी इन अर्लियर क्लासेस, हाइट कौन होनी चाहिए? इट इज ईएम। एडी के ऊपर एक ही हाइट है, वो है ईएम। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन है बेटा? एडी, और हाइट कौन है? ईएम। आई होप शायद मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, ओके। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसका क्या करना है, कैसे करना है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब ट्राइंगल आ जाओ बीडीई पे। बीडीई ट्राइंगल पे मैंने कहा था ना ऐसे कवर कर रहे हैं, तो एक बार मैंने इसका एरिया निकाला, अब बीडीई का एरिया निकाल रहा हूं, है ना, क्योंकि दोनों मिलके ये ऐसे बना रहे हैं एबीई ट्राइंगल। तो बीडी में बेस लेके चल रहा हूं मैं बीडी को। कुछ अपनी तरफ से ना कुछ चटपटे शब्द डाल दिया करो सिमिलरली, तो ऑफिशियल सॉल्यूशन लगता है बिल्कुल देखने में। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, तो बेस अगर मैं बीडी को लेके चल रहा हूं, हाफ बेस इंटू हाइट। अब आ गया मजा, अब बताओ
बीडी के ऊपर हाइट कौन सी होगी? अगर मेरी प्रीवियस क्लास देखी है तो जवाब दे दोगे, बताओ। बीडी के ऊपर हाइट होगी ईएम, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ट्राइंगल की हाइट ट्राइंगल के अंदर लाए करे, ये जरूरी नहीं है। याद करो ये वाली क्लास। ये ट्राइंगल है और मुझे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो मैंने आपसे कहा था इस पॉइंट से, तो वो परपेंडिकुलर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल की हाइट जरूरी नहीं है कि वो ट्राइंगल के अंदर ही आए, बाहर भी जा सकती है। तो इस बेस के ऊपर ये हाइट है। तो उसी तरीके से इस सिचुएशन को कंपेयर करो इसके साथ। बीडी इज द बेस। अब बीडी के अपोजिट वर्टेक्स कौन सी है बीडीई में? ई। तो ई से परपेंडिकुलर तो यही होगी ना, तो जरूरी तो नहीं है ना कि ये अंदर लाए करे। तो उस बेसिस पे इसकी हाइट कौन सी हो जाती है? भले ये ईएम बाहर आ रही है बट बीडी की परपेंडिकुलर भी, यानी बीडी के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा ई से, तब भी वो ईएम ही रहेगी। यानी ट्राइंगल बीडीई की जो हाइट रहेगी वो भी यही रहेगी, ईएम स्टिल। यानी ट्राइंगल एडीई कहो या ट्राइंगल बीडीई कहो, हाइट ईएम ही रहेगी। आई होप शायद आपकी समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए मैं यहां लिखना चाहूंगा इनटू ईएम। तो बेटा मैंने इसका एरिया निकाला, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, और ऐसे कवर हुआ। तुमको आंसर क्या लाना था? आंसर पे फोकस किया करो ना। एडी अपॉन बीडी, मैं देख रहा हूं इसमें एडी आ रही है यहां पे और बीडी आ रही है इसमें यहां पे, इनको डिवीजन में लाना है ना। स्टेप रटा मत करो, सिक्स सेंस। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, देखो क्या होगा। डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। जब दोनों को मैं डिवाइड करूंगा बेटा तो क्या होगा देखो, ये तो शायद पता होगा, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगी और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डिवाइड होगी। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई। बेटा लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड का डिवीजन, अब राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड का डिवीजन। एडीई का क्या था? ये था, इट इज हाफ ऑफ एडी इंटू ईएम अपॉन दिस। अब इसकी वैल्यू लगाओ एरिया की, ये गई, इट इज हाफ ऑफ बीडी इंटू ईएम। बेटा हाफ से हाफ कैंसिल, ईएम से ईएम कैंसिल, है ना। फाइनली इसका क्या आंसर आ गया? एडी अपॉन बीडी, और ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। आई होप शायद मेरी बात समझ में आई होगी। इस तरीके से हम एडी अपॉन बीडी ले आए, ठीक है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि आई हैव टू रब सम पार्ट हियर अगेन, ठीक है ना। जिस तरीके से मैंने इस तरीके से ट्राइंगल को कवर किया, यानी ट्राइंगल एबीई को एडीई में और बीडीई में ब्रेक डाउन करके, उसी तरीके से आरएचएस में देखो मुझे आंसर लाना है एई अपॉन सीई, ठीक है बेटा। तो अब मैं लेके चलूंगा ये वाला ट्राइंगल, ऐसे बिल्कुल सेम तरीका, ऐसे। तो कैन यू गैस कैसे ब्रेक डाउन करूंगा ट्राइंगल को? ट्राइंगल एडीई और ट्राइंगल डीईसी, जिसमें बेस रहेगा एक बार आपका एई और एक बेस रहेगा सीई। सेम तरीका, बिल्कुल सेम, सिमेट्री है। देखते हैं आइए। इसको अभी नहीं हटा रहा मैं, लेटर ऑन वी विल रिमूव, आप देखो पहले अच्छे से। सिमिलरली अब इसको देख करके इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैं रेशियो निकालूंगा एरिया का, तो इसमें हम अलग अलग ना लिख के एक साथ रेशियो भी निकाल सकते हैं। कैसे? ये देखो, सिमिलरली वी हैव, बेटा कैसे ब्रेक डाउन करूंगा? ऐसे जाना है
तो ट्राइंगल एडीई और ट्राइंगल डीईसी, इन दो हिस्सों में, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, और इन दोनों को मिला करके हमारा कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, एडीसी। तो एक बार एडीई का एरिया अपॉन एक बार डीईसी का एरिया, बिल्कुल जैसे मैंने इसका निकाला था। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है, जब मैं एडीई का एरिया निकालूंगा अपॉन डीईसी का एरिया, जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो बेस कौन होगा इस बार, पहले आंसर लाना था एडी अपॉन बीडी, तो बेस इन दोनों को लेके चला था अलग अलग ट्राइंगल के लिए। इस बार आंसर लाना है एई अपॉन सीई, तो इस बार बेस लेके चलूंगा ये दोनों, तो इस एडीई के लिए इस बार बेस लेके चलेंगे ई, तो ये हो जाएगा बेटा हाफ ऑफ एई, और इस एई के ऊपर हाइट कौन है, व्हाट इज हाइट, परपेंडिकुलर डीएल, इट इज डीएल। ठीक है, अपॉन डीईसी का एरिया, बेस है सी, सी लाना है ना, और अब फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया, सीई, सीई का अपोजिट वर्टेक्स डी, और डी से तो भैया एक ही परपेंडिकुलर बन सकती है, डीएल, सेम कॉन्सेप्ट। आई होप शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें भी बेटा हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और डीएल से डीएल, क्या बचा, ए अपॉन सी, और ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब सवाल ये आता है यहां पे इसका करना क्या है। एज पर माई प्रीवियस क्लासेस, जो मैंने आपको पहले समझाई थी सारी बातें, उसी के ऊपर आधारित मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहां पे डीई बीसी के पैरेलल है। बेटा मैंने जितने भी कंस्ट्रक्शन कराए थे और जितने भी गिवन वाली बातें थी, उनमें से कंस्ट्रक्शन को तो यूज कर लिया, लेकिन अभी एक गिवन वाली बात रह रही है, सोचो, डीई पैरेलल टू बीसी, इसका तो हमने अभी तक पूरे क्वेश्चन में इस्तेमाल ही नहीं किया, अब समय आ गया इसका इस्तेमाल करने का। सिंस डीई इज पैरेलल टू बीसी, मैंने आपसे एक बात कही थी अपनी प्रीवियस क्लास में, डीई और बीसी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ध्यान से, ट्राइंगल डीबीई, बेटा ये वाला ट्राइंगल डीबीई या बीडीई, ये जो लिखा हुआ है, और ट्राइंगल डीईसी, इन दोनों का बेस सेम है या नहीं, ट्राइंगल बीडीई और ट्राइंगल डीईसी, दोनों में डीई आ रहा है, बीडीई इसमें भी डीई आया, डीईसी इसमें भी डीई आया, तो डीई इज कॉमन, यानी डी, इन दोनों ट्राइंगल्स का बीडीई का और डीईसी का बेस सेम है, और दोनों की जो थर्ड वर्टेक्स है वो कहां लाई कर रही है, देखना जरा, बीडीई की ट्राइंगल की थर्ड वर्टेक्स है बी, और वो अपोजिट साइड के ऊपर लाई कर रही है, डीईसी की जो थर्ड वर्टेक्स है सी, वो भी अपोजिट साइड के ऊपर लाई कर रही है कोने में यहां पे। तो ऐसे केसेस में मैंने आपको क्या बताया था, ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल हो जाता है, ट्राइंगल्स लाइंग ऑन सेम बेस, दोनों का से बेस सेम है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरियाज। ये मैं उसी बात की बात कर रहा हूं, याद ना आया हो आपको तो शॉर्ट में बता देता हूं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल मैं नेमिंग कर देता हूं, इट इज ए बी सी डी, इट इज ई पॉइंट और इट इज एफ पॉइंट, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का बेस सेम है, ए बी डी सी के पैरेलल है, और दोनों ट्राइंगल्स का जो थर्ड वर्टेक्स है वो अपोजिट साइड के ऊपर, डीसी की अपोजिट साइड ए बी है उसके ऊपर लाई कर रहा है, तो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आपस में इक्वल होगा, एज एक्सप्लेन्ड बाय मी इन माय प्रीवियस क्लास। तो उस बेसिस पे इसमें क्या होगा, लेट मी टेल यू, कि ट्राइंगल बीडीई और ट्राइंगल डीईसी दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा, बीडीई और डीईसी, देयरफॉर
area of triangle BDE will be equal to area of triangle DEC। रीजन मैंने आपको लिखना बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूं, अपनी बात का रीजन दिया करो। ट्राइंगल्स lying on same base and between same parallels are equal in areas। ये बताया था हमने आपको। सपोज इट इज द फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन पे कौन सा आपको जीएसटी पे करना है, लिखते जाओ, जहां आपको लग रहा है इक्वेशन आप लिखते जाइए। ठीक है, अच्छा जरा ध्यान से देखो बेटा, बस समय आ गया, अंतिम समय आ गया पहले पार्ट का। ये क्या लिखा हुआ है, एडीई अपॉन डीईसी, और ये क्या लिखा हुआ है, एडीई अपॉन बीडीई, यानी इनके न्यूमरेटर तो सेम है। ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई है, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई है, लेकिन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो जरा देखना, एरिया ऑफ डीईसी और एरिया ऑफ बीडीई अभी अभी हमने इक्वल की, यानी इसका क्या मतलब है, मेरे पास दो चॉइस है, या तो एरिया, अब क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, डीईसी का एरिया और बीडीई का एरिया, तो पहला ऑप्शन, या तो मैं एरिया ऑफ डीईसी की जगह ये लिख सकता हूं क्योंकि बोथ आर इक्वल ना, या फिर एरिया ऑफ बीडीई की जगह ये लिख सकता हूं, है ना, लिख सकता हूं ना। तो मैं इसमें सीधी सीधी बात करूंगा, एरिया ऑफ डीईसी और एरिया ऑफ बीडीई बोथ आर इक्वल, तो या तो बीडीई की जगह डीईसी लिख दो, या डीईसी की जगह बीडीई लिख दो। एक काम कर दो, फायदा फायदा ये होगा कि दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसमें मैं एक बात कहूंगा आपसे, फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन, सपोज मैं बीडीई की जगह एरिया ऑफ डीईसी लिखने जा रहा हूं। ठीक है, यहां पे, यानी मैं थर्ड इक्वेशन पे देखना चाहता हूं क्या असर पड़ा। ठीक है, तो मैं यहां क्या करूंगा, यहां पे फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन, इसी में वेरिएशन कर देते हैं, इक्वेशन चेंज कर देंगे। बीडीई की जगह व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, डीईसी। ठीक है, इसको हटा दो, ये हो गया सीधे सीधे आपका एडी अपॉन बीडी, और ये आपकी नई इक्वेशन हो गई सिक्स्थ। ठीक है, मैंने थर्ड इक्वेशन में एरिया ऑफ बीडीई की जगह डीईसी लिख दिया है क्योंकि बोथ आर इक्वल, और रीजन दिया है यहां पे फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है ना, थर्ड इक्वेशन बिकम्स, आप यहां मेंशन कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन बिकम्स, मतलब इससे ये पता चल जाएगा कि फिफ्थ इक्वेशन का असर कौन सी इक्वेशन पे डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड पे। तो ये एक नई इक्वेशन आपके सामने आ गई। अब जरा ये देखो बेटा, ए अपॉन सीई किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, और जो सिक्स्थ इक्वेशन है वो, उसमें ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, यानी ये दोनों और ये दोनों सेम लिखे हुए हैं। कहने का मतलब, अगर मैं एक मिनट के लिए ये मान लेता हूं कि ये दोनों एरिया का जो रेशियो है, सपोज ये 1/2 के इक्वल है, सपोज एक मिनट के लिए, तो बेटा अगर ये 1/2 के इक्वल है तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के। यानी मेरे कहने का मतलब है कि उस केस में एई अपॉन सीई जो होगा ये भी 1/2 हो जाएगा, केवल समझाने का तरीका है और कुछ नहीं। और एडी अपॉन बीडी जो होगा ये भी किसके इक्वल हो जाएगा,
1/2 के। अगर इसको मैं 1/2 मान के चलता हूं, या x/y या a/b, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। तो देखना दोनों ये रेशियो सेम आ रहे हैं या नहीं। ये भी 1/2 के इक्वल, ये भी 1/2 के इक्वल। अगर a/b मानते हो तो ये भी a/b के इक्वल, ये भी यानी बोथ आर इक्वल। तो इससे हमें पता चला फ्रॉम 4th एंड 6th इक्वेशन कि AE/CE जो है वो AD/BD के इक्वल होनी चाहिए। इसका आखिरी स्टेप है पहले पार्ट का, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं यहां से हटा देना चाहता हूं, ठीक है। और इसमें सीधी सीधी बात, अब कौन सी इक्वेशन से दोनों को आप इक्वल करने जा रहे हैं, इसको और इसको। कौन सी इक्वेशन से इक्वल करने जा रहे हो, 4th और 6th। तो इसमें मेंशन किया जाएगा कि फ्रॉम 4th एंड 6th इक्वेशन क्या AD/BD विल बी इक्वल टू AE/CE। मैं इसको रब करने जा रहा हूं दोबारा से, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम मेंशन कर देते हैं यहां पे AD/BD विल बी इक्वल टू AE/CE, और ये हो जाती है हमारी 7th इक्वेशन, ठीक है। आई होप शायद मेरी बात आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी। अभी बेटा पहला पार्ट हुआ है, जो बाकी की बची जो 2 कॉरोलरी हैं उनका प्रूफ अभी बाकी है। आई एम टेलिंग राइट नाउ, काइंडली फोकस। इसको हमें रिमूव करना होगा यहां से। प्रूफ लेंदी मत देखो, ये देखो आपको कितना समझ में आया। जब आपको आ जाएगा तो आप भागते चले जाएंगे प्रैक्टिस करके। ये पहला पार्ट हो गया इसका। नाउ इट इज सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमें क्या प्रूफ करना था, मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग में जब प्रूफ स्टार्ट किया था वहां आप इसका 1 लिख सकते हैं। पहला पार्ट का प्रूफ यहां तक खत्म हो गया, अब दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। दूसरा पार्ट हमें प्रूफ क्या करना है उसका आंसर लिख देता हूं पहले। हमें प्रूफ करना था दिस पार्ट अपॉन बड़ा वाला पार्ट, यानी AD/AB इक्वल होना चाहिए ये छोटा वाला पार्ट अपॉन बड़ा वाला पार्ट, यानी AE/AC के। देखते हैं भाई कैसे होगा। अच्छा, मेन पार्ट तो अब प्रूव हो चुका, क्योंकि अब इसको हम प्रूफ कर चुके हैं तो अपनी कॉरोलरी में इसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड बाय अस। ओके, आई ध्यान से देखना। नाउ वी हैव, मैं इसको यूज करने वाला हूं, बिना इसके ये हो नहीं पाएगा। AD/BD AE/C। अब बेटा इसमें जो मैं स्टेप, इसका रीजन बता दो पहले, क्यों लिया 7th इक्वेशन से यूज किया, क्योंकि 7th इक्वेशन में हमने उसे प्रूफ किया था। रीजन देना सीखो, मैंने कहा ना शुरू से एक ही बात, अपनी बात का रीजन दो, आपने ऐसा क्यों कहा। चलिए जरा आंसर देख लो, लाना क्या है। AD आ रहा है, AE भी आ रहा है, आंसर में लाना है AB और AC, जो कि नहीं आ रहा है, डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा, यानी मुझे जो कुछ भी करना है वो इसमें करना है। अब जो बेटा मैं स्टेप्स आपको बताने जा रहा हूं हो सकता है थोड़े अजीब से लगे, बट आपकी समझ में आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द प्रूफ यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, कि मैंने ऐसा क्यों किया। सवाल होते हैं बच्चों के दिमाग में, ऐसा क्यों वैसा क्यों, बट यू विल अंडरस्टैंड। यानी मुझे इसमें से किसको एलिमिनेट करना है अगर मैं आंसर लाना चाहता हूं तो, इन दोनों को तो बचा के रखना है। इन दोनों, ये दोनों तो आ रहे हैं मेरे आंसर में, न्यूमरेटर वाले पार्ट, इनसे कुछ मत कहना। डिनोमिनेटर वाले पार्ट्स को हटाना है यहां से और उनकी जगह ये लाना है AB और AC। तो मेरे कहने पे अगर मैं आपसे कहता हूं एक रेशियो है 3/2 और दूसरा रेशियो भी है 3/2, दोनों आपस में इक्वल है। अगर मैं इन दोनों का रेसिप्रोकल कर देता, भाई ये पहले से इक्वल है, रेसिप्रोकल का मतलब अगर इनका 2/3 कर दिया जाए, इसका भी और इसका भी, तो क्या रेसिप्रोकल लेने के बाद भी ये इक्वल होंगे दोनों तरफ?
बिल्कुल होंगे। अगर 3/2 3/2 के इक्वल है तो 2/3 भी 2/3 के इक्वल होगा। रेसिप्रोकल का मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इंटरचेंज्ड। तो उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं AD अपॉन BD AE अपॉन CE के इक्वल है, अगर इनका रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो क्या वो भी इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। बस ये है रेसिप्रोकल आपको दोनों साइड पे करना है, एक साइड पे नहीं। तो इसके लिए इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस। इसमें एक वर्ड आ रहा है इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, या तो ये कह दो टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, बट वो थोड़ा अजीब सा लगेगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ये लिखो यहां पे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, बाय अप्लाइंग इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो का मतलब है कि आप दोनों साइड पे रेसिप्रोकल करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो, बाय अप्लाइंग इन्वर्टेंडो वी हैव, रेसिप्रोकल ले रहे हैं बेटा दोनों साइड पे। रेसिप्रोकल मतलब ऐसे, इंटरचेंज देम। BD अपॉन AD इक्वल हो जाएगा CE अपॉन AE। दोनों का मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। अब मैं जानता हूं, मतलब आप लोग सोचेंगे सर इसका फायदा क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, 2/3 के इक्वल है, बहुत बढ़िया। अगर दोनों साइड पे मैं सेम नंबर ऐड कर दूं तो क्या इस पे कोई असर पड़ेगा रिजल्ट पे? सपोज मैंने मान के चलिए दोनों तरफ अपनी तरफ से 1 ऐड कर दिया, भाई ये दोनों रेशियो पहले भी इक्वल थे। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि एडिशन करने के बाद में सेम नंबर का ये इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो यू विल टेक द LCM, ठीक है ना। सेम कंडीशन है, ये तो इक्वल आ गए। इसका मतलब ये है कि अगर दो रेशियो आपस में इक्वल हैं, टू फ्रैक्शंस पहले से इक्वल हैं, तो अगर सेम नंबर आप दोनों साइड पे ऐड करोगे तो हमारे रिजल्ट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर वो पहले इक्वल थे तो अब भी वो इक्वल होंगे। तो मैं एक काम करता हूं, ये बेटा इंप्लाइज का साइन है, देयरफॉर की तरह ही काम करता है। मैं दोनों साइड पे 1 ऐड कर देता हूं। मैं जानता हूं आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर 1 क्यों ऐड किया? दैट यू विल अंडरस्टैंड। मैंने कहा ना सारी चीजें इनमें समझ में आ जाएंगी। देखो, BD अपॉन AD +1 और इट इज CE अपॉन AE +1, ठीक है। इसका LCM लिया जाएगा, LCM आएगा बेटा AD। रूल तो पता होगा, इसका डिवाइड इसमें करूंगा, AD का AD कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा 1। 1 का मल्टीप्लाई BD में करेंगे कितनी आएगी? BD। 1 का डिवीजन AD में करूंगा, AD विल कम। जैसे 1 का डिवाइड 3 में करते हैं तो 3 आता है, तो सिर्फ 1 का डिवाइड जब AD में करूंगा तो AD आएगी, फिर AD का मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा तो कितना आएगा? AD। सेम कंडीशन हियर, ए से ए का डिवीजन कैंसिलेशन हो जाएगा 1। 1 का मल्टीप्लाई CE में करेंगे, CE आएगा। 1 का डिवाइड AE में करूंगा, भाई 2 का डिवाइड तुम 1, मतलब 1 का डिवीजन 2 में करोगे तो 2 आएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं अगर 1 का डिवीजन AE में किया जाए तो कितना आएगा? जैसे 1 2 जा 2, तो ऐसे मान लो हंसी में 1 AE जा AE, ऐसा कह सकते हो। तो AE आएगा, AE का मल्टीप्लाई इस 1 में करोगे तो AE विल कम, ठीक है। अच्छा, फायदा क्या हुआ? फायदा हम बताएंगे। BD प्लस AD, फिगर में देखना जरा, BD ये गई, AD ये गई, इनका सम हो रहा है। AD और BD का सम करके कितना आएगा बेटा? AB। फिगर के अकॉर्डिंग AD प्लस BD, यही लिखा है ना, ये कितना आना चाहिए? AB। AB, BD प्लस AD, AB हो गया अपॉन AD। सेम इसी तरह यहां पे CE प्लस AE,
सीई प्लस एई, सीई प्लस एई लिखा है ना, सीई प्लस एई कितना हो जाएगा बेटा, एसी। तो इसकी जगह हम एसी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एसी अपॉन एई। ठीक है, तो यहां तक हम लोग इस तरीके से पहुंचे। अब इसके बाद इसको आंसर से मैच करो, आंसर लाना था मुझे ये। अगर आंसर को देखा जाए तो इसमें एडी न्यूमरेटर में आ रहा है, एबी डिनोमिनेटर में आ रहा है, बल्कि अगर यहां देखा जाए तो एडी डिनोमिनेटर में आ रहा है और एबी न्यूमरेटर में आ रहा है। जो आंसर हमें लाना है उसका उल्टा है ये। ठीक है ना, तो बेटो इसको ऐसा बनाने के लिए अगर इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो शायद वी विल गेट द आंसर। तो इसका दोबारा से हम यहां रेसिप्रोकल लेंगे, और रेसिप्रोकल लेने के लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया था, इन्वर्टेंडो। तो दोबारा से इन्वर्टेंडो अप्लाई करने के बाद में ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो वी विल राइट अ वर्ड हियर, वी विल राइट अ लाइन हियर अगेन, by applying invertendo, we have, इन्वर्टेंडो मतलब रेसिप्रोकल, ऐसे दोनों साइड पे। तो ये हो जाएगा बेटा एडी अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू एई अपॉन ए सी। ठीक है, तो शायद यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, तो ये हमारा इस तरीके से इसका थ्योरम का दूसरा पार्ट यहां प्रूव हो जाता है, विच इज द 8th इक्वेशन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, अब यहां से मैं एक नई चीज आपको बताने जा रहा हूं, 1 मिनट के लिए बस। ये जो वन ऐड करने वाला स्टेप था, ठीक है ना, हमने यहां पे वन ऐड किया था। ठीक है, स्टेप समझ में आ गया होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है वन ऐड करने का मोटिव क्या था, ताकि रटने जैसी बात ना लगे। मैं आप लोगों को कोई चीज रटवाना नहीं चाहता। वन ऐड करने का हमारा क्या मोटिव था, इसी स्टेप में बताऊंगा मैं आपको। देखो, अगर इसको देखा जाए यहां पे, तो अपने आंसर में ये आंसर है, ये देखो क्या लाना है क्या नहीं लाना। आंसर कहता है एडी आना चाहिए और एई आना चाहिए, जो कि आ रहे हैं। इस स्टेप को देखिए, टिक जो लगाया है मैंने, एडी भी आ रहा है, एई भी आ रहा है। ठीक है, इसमें बीडी और सीई आ रहे हैं यहां तक सॉल्यूशन में, जो कि आंसर में नहीं आने चाहिए। आंसर कहता है एडी और एई चाहिए, मतलब इस हमारा ये जो आंसर आ रहा है इसमें ये दोनों नहीं चाहिए, न्यूमरेटर वाले, डिनोमिनेटर वाले चाहिए एडी और एई। ठीक है, यानी हमें बीडी और सीई को इसमें से एलिमिनेट करना था। उसको एलिमिनेट करने के लिए हमने इसमें वन ऐड किया, ताकि जैसे ही मैं इसमें वन ऐड करूं, एलसीएम लेके चलूंगा, तो इसमें तुरंत एडी ऐड होगा लाइक दिस, और बीडी और एडी मिलकर के क्या हो जाएगा, एडी, कुल मिला के बीडी हट जाएगा रास्ते से। सेम कंडीशन है, जब मैं इसमें वन ऐड करूंगा तो सीई के साथ एई आएगा एडिशन में, और सीई हट जाएगा, सीई एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि बीडी और सीई को एलिमिनेट करने के लिए हमने उसमें वन ऐड किया। ये भी कह सकते हैं कि जिस पार्ट को हमें एलिमिनेट करना होगा वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, और जिस पार्ट को हमें एलिमिनेट नहीं करना है, जिसको बचा के रखना है, वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। आप ऐसे समझा सकते हैं अपने आप को। वन ऐड करने का मेरा ये मोटिव था। ठीक है, तो अब से ये बात याद रखेंगे, जिस पार्ट को एलिमिनेट करना है, याद क्या मतलब, वो कॉमन सेंस की बात है, कि जिस पार्ट को एलिमिनेट करना है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, ताकि वन ऐड करके वो एलिमिनेट हो जाए, और जिस पार्ट को हमें बचा के रखना है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ताकि एलसीएम लेने पे उस पर कोई भी असर ना पड़े, वो जैसा है वैसे ही रहे। मैं उम्मीद करता हूं शायद बेटा ये सेकंड पार्ट हमारा आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद वी विल प्रोसीड टू द थर्ड पार्ट राइट नाउ। आप इसे नोट कर सकते हैं। लेट अस कंटिन्यू।
ओके, ये हमारा जो था सेकंड पार्ट था, जो कि कंप्लीट हो चुका है. नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में जो मुझे आंसर लाना है वो मैं लिख देता हूं पहले आप लोगों के लिए. ठीक है. हमें लाना है दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट, यानी बी डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट, यानी सीई अपॉन ए सी. ठीक है. तो दिस इज द आंसर जो हमें लेके आना है. बी डी अपॉन ए बी इक्वल सीई अपॉन ए सी, ये आंसर लाना है. ठीक है. उसके लिए हमें जो मेन पार्ट था इस थ्योरम का उसे दोबारा इस्तेमाल करना होगा उसी तरीके से जैसे इस सेकंड पार्ट में इस्तेमाल किया था. तो ये बात इसलिए मैंने एलिमिनेट ही नहीं की. वी हैव दिस, ये सेवेंथ इक्वेशन में ऑलरेडी हमारे पास है. ठीक है. अब इसमें यह ध्यान दिया जाए कि किसको एलिमिनेट करना है किसको नहीं करना. बात सेम वही तरीका, कोई नया तरीका नहीं है. आप ये देखो किसको लाना है अपने आंसर में. आंसर कहता है कि बी डी और सीई आने चाहिए, जो कि आ रहे हैं. आंसर कहता है कि एडी और एई नहीं आने चाहिए, क्योंकि आंसर में एबी और एसी लाने हैं. इसका मतलब इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे आंसर में आ रही है. इस आंसर में बीडी और सीई ये आ रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं कहना, इसको बचा के रखना है हमें. तो क्या नहीं लाना है, हमें नहीं लाना ये वाला पार्ट और ये वाला, इसका एलिमिनेशन करना है हमें यहां से. तो वो मैंने आपको अभी अभी बताया था, जिसका एलिमिनेशन हो वो न्यूमरेटर में होना चाहिए. तो फिर अगर बात वाकई में समझ में आई है तो फिर ये बता दीजिए कि अगर ये न्यूमरेटर में पहले से ही है तो इन्वर्टेंडो लेने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी. तो फिर डायरेक्ट क्या करना चाहिए, वन का एडिशन. अब इसमें सीधे वन का एडिशन कर दो, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे इन दोनों को एलिमिनेट करना है. तो आई विल डायरेक्टली एड वन बोथ साइड्स. ओके, लुक, तो इट इज एडी अपॉन बी डी प्लस वन, एई अपॉन सीई प्लस वन. बेटा जब इनका एडिशन करेंगे तो वो सेम कंडीशन, इन दोनों का एलसीएम बीडी आएगा. ठीक है. और बीडी का बीडी में डिवाइड करूंगा, वन हो जाएगा कैंसिल होके. वन का मल्टीप्लाई एडी में करेंगे एडी, वन का डिवीजन बीडी में करेंगे दोबारा बीडी आएगा, फिर बीडी का दोबारा ऊपर वाले वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो बीडी. सेम कंडीशन, सीई आएगा, सीई का डिवीजन सीई में वन, वन का मल्टीप्लाई एई में एई, वन का डिवीजन सीई में सीई, और सीई का फिर ऊपर वाले वन में मल्टीप्लाई करूंगा फिर सीई. फिर वही कंडीशन, जो मोटिव था वो सक्सेसफुल हुआ फाइनली, न्यूमरेटर में रखने का, एलिमिनेशन का. तो एडी प्लस बीडी, एडी ये गया बीडी ये गया, कितना हो गया एबी. इसकी जगह हम लिख सकते हैं एबी अपॉन बीडी. ये लिखा हुआ है एई प्लस सी, एई प्लस सी कितना हो गया एसी अपॉन सी. ठीक है ना. यहां तक हम लोग सक्सेसफुली पहुंचे. अब ये देखो आंसर क्या लाना है. आंसर लाना है ये, आंसर कह रहा है बीडी न्यूमरेटर में आना चाहिए, एबी डिनोमिनेटर में आना चाहिए. बल्कि हमारा क्या हो रहा है, एबी डिनोमिनेटर में, सॉरी एबी न्यूमरेटर में आ रहा है और बीडी डिनोमिनेटर में. यानी इस आंसर का उल्टा आ रहा है, रेसिप्रोकल. यानी मुझे इसको इसके जैसा बनाना होगा. तो क्या करें, कैन यू गैस, टेकिंग रेसिप्रोकल. उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने आपको बताया था, इन्वर्टेंडो. हम इन्वर्टेंडो अप्लाई करेंगे. तो नाउ बाय अप्लाइंग इन्वर्टेंडो वी हैव, ये बेटा रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू सीई अपॉन ए सी, जो कि शायद हमारा आंसर भी है. ठीक है. तो ये हो जाती है इस तरीके से नाइन्थ इक्वेशन. तो सेवेंथ एट्थ वो इक्वेशन है जो मैंने अभी रब कर दी कुछ देर पहले, नाइन्थ ये इक्वेशन है.
तो 7th 8th और 9th इक्वेशन से ये तीनों पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं और इस तरीके से ये थ्योरम भी कंप्लीट हो जाती है। इस थ्योरम को अगर स्टेप वाइज इस तरीके से आप करेंगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड इन एग्जाम। ओके, मैं उम्मीद करता हूं बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको शायद समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, आप लेंथ को मत देखो, आप ये देखो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है। जब हम किसी सॉल्यूशन को प्रेजेंटेशन के साथ एक्सप्रेस करते हैं कॉपी में तो लेंथ अपने आप बढ़ जाती है, उसी के मार्क्स होते हैं। स्टेप मार्किंग इज देयर, स्टेप वाइज मार्क्स आर गिवन इन द एग्जाम। तो मैं उम्मीद करता हूं शायद आपको ये बात क्लियर हो गई होगी अच्छे तरीके से। अगर आपको मेरे द्वारा ये बताई गई कि सारी बातें क्लियर हुई हैं तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम हमारी होगी वो होगी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस थ्योरम का जस्ट रिवर्स, दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।